नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं चौधरी बंसीलाल जी के जीवन काल की। पिछली 2 वीडियो में हम उन पर बना चुके हैं और ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम उनके राजनीति में आने की कहानी को जानेंगे। दोस्तों, अगर आपने पिछले दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर चौधरी बंसीलाल की कहानी एक प्लेलिस्ट आपको वहाँ मिलेगी, वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हैं। कड़ी नहीं टूटनी चाहिए, कड़ी टूटेगी तो फिर समझ में आने में दिक्कत होगी। दोस्तों, अगर चौधरी बंसीलाल के जीवन की एक अच्छी आदत की बात की जाए तो बहुत अच्छी आदत उनमें ये थी कि जब उन्होंने जीवन में पढ़ना लिखना सीखा तो उन्होंने एक आदत बना ली थी कि वो सोने से पहले अपनी रोजाना एक डायरी लिखा करते थे। दिन भर उन्होंने जो देखा, समझा, याद रखने लायक जो भी बात जीवन में रही, वो रात को अपनी डायरी में लिख दिया करते थे। और उनकी ये जो डायरियां हैं, ये साल दर साल ऐसे दस्तावेज बन गई कि वो चलते फिरते गूगल की तरह चौधरी बंसीलाल हो गए थे। और कभी भी किसी घटना, परिवार में किसी का जन्मदिन, कोई कड़वी अच्छी यादें अगर उनको याद कर रखनी होती थी, पता करना होता था, तो अपनी डायरी के जो तारीखें थी उनको खंगालते थे। और हैरान हुआ करते थे घर के लोग भी कि बाबूजी की डायरी में पता नहीं क्या कुछ लिखा मिल सकता है। अब ये डायरियाँ किस हालात में हैं और कहाँ हैं मुझे नहीं पता। अगर किसी ने इन्हें संभाल कर रखा होगा तो हरियाणा के इतिहास का दुर्लभ दस्तावेज वो हो सकती हैं और बहुत जानकारियाँ उनसे निकल सकती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी बेटी सरोज सिवाच ने ऐसा जरूर किया होगा। दोस्तों, चौधरी बंसीलाल के पिताजी लोहारू में उन्होंने, मोहर सिंह जी ने अपना अनाज का कारोबार शुरू किया था। वहाँ नवाब अमीनुद्दीन उन्होंने नई मंडी शुरू की थी और मोहर सिंह जी को 3 दुकानें तब अलर्ट हुई थी। और वो चौधरी बंसीलाल को अपने कामकाज में सहयोग के लिए लेकर गए थे, लेकिन कामकाज बहुत अच्छा नहीं चला और मोहर सिंह जी को अपना काम समेटना पड़ा। इसी दुकान पर अपने पिता का हाथ बटाते हुए चौधरी बंसीलाल ने रत्न, आभूषण और मैट्रिक की परीक्षाएं एक साथ 1946 में पास कर ली और उन्होंने प्रभाकर 1950 में की थी। अंग्रेजी से बीए 1952 में पास की थी। और इसी दौरान की एक घटना बताता हूँ दोस्तों। लोहारू में उनके करीबी सहयोगी थे ब्रह्म प्रकाश गुप्ता जी, और उन्होंने द प्रोफाइल ऑफ ए चीफ मिनिस्टर में मुनीलाल जी को बताया कि दिसंबर की एक शाम थी वो, और एक हिसाब जो लेखा जोखा है वो रोकड़ा जिसको रजिस्टर बोलते हैं, उसमें चौधरी बंसीलाल कुछ देख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक किसान को गलती से जो उसका जो अनाज आया था उसमें 80 रुपये कम भुगतान हुआ था। और वो उसी समय लोहारू से डिघावा गांव तक पैदल चलकर गए और उस किसान को 80 रुपये देकर आए और आधी रात को लोहारू फिर लौटे। ब्रह्म प्रकाश जी कहते हैं कि सुबह बंसीलाल का जब मैंने चेहरा देखा तो वो खुशी देखी जो कभी सीएम बनने के बाद भी उनके चेहरे पर नहीं देखी। वो इस तरह का उनका व्यवहार था। और चौधरी बंसीलाल ने अपनी डायरियों में एक महान व्यक्ति का बहुत बार जिक्र किया है और उनके व्यक्तित्व में वो दिखाई भी देता था कि वो किसको अपना आदर्श मानकर राजनीति में आए थे, किसको अपनी डायरियों में वो दर्ज किया करते थे। और एक नाम अगर आप वो डायरियाँ भी मिलें तो उनमें पता चलता है कि वो सरदार पटेल के बारे में अक्सर जिक्र कर दिया करते थे। और जीवन में उनसे मुलाकात का अवसर भी उनको मिला और उस मुलाकात ने उनका जीवन बदल कर रख दिया। चौधरी बंसीलाल के मन में राजनीति का अगर पहले बीज की बात की जाए तो वो बीज सरदार पटेल से मुलाकात के बाद पड़ा था, जो आगे चलकर वटवृक्ष के रूप में बना। और आपको याद हो तो आज़ादी के बाद ये जो राज्यों का पुनर्गठन का मामला चला था, इसमें सरदार पटेल एकीकरण के बादशाह थे। और इस प्रक्रिया के दौरान एक अफवाह फैल गई थी कि लोहारू को राजस्थान में शामिल किया जाएगा। और लोहारू के जो नवाब थे वो संजीदगी से इसकी कोशिश भी कर रहे थे, क्योंकि वो आज़ादी के बाद राजस्थान चले गए थे, राजस्थान से राजनीति कर रहे थे, लेकिन उनकी ज़मीनें लोहारू में रह गई थी। और जब ये बातें जोर पकड़ने लगी तो बंसीलाल जी ने अपने कुछ स्कूली मित्रों को इकट्ठा किया और एक छोटे से युवाओं के ग्रुप में रात की रेलगाड़ी से दिल्ली के लिए सवार हो गए। लोहारू रेलगाड़ी से 1938 में जुड़ गया था। सुबह सुबह दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने गृह मंत्री सरदार पटेल के आवास के लिए तांगा किया और सरदार पटेल के घर पहुंच गए लोहारू और के एरिया के कुछ युवा बंसीलाल जी के साथ।
और वो और उनके मित्र ये देखकर दंग हो गए कि भारत का गृह मंत्री इतनी सादगी से रहता है कि कोई भी उनसे जाकर कभी भी मुलाकात कर सकता है। इसका जिक्र फिर उन्होंने अपनी डायरी में भी किया। और चोई बंसीलाल और उनके दोस्तों ने देखा कि सरदार पटेल सुबह की सैर कर रहे थे अकेले ही, और ये लोग बिना कोई समय लिए गए थे सरदार पटेल से मिलने। तो इनको उम्मीद बहुत कम थी कि उनसे वो मिलेंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि कुछ युवा खड़े हैं तो उन्होंने पास बुला लिया और पूछा कि कहाँ से आए हो भाई। तो उन्होंने बताया कि हम लोहारू से आए हैं। तो बुलाए, बातें करते हैं। सरदार पटेल जी उनसे मिले, उनकी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनी, उनको चाय नाश्ता पूछा और उनको आश्वासन दिया कि आपका जो लोहारू है वो मैं पंजाब में ही रहने दूंगा। चौधरी बंसीलाल जीवन भर उनकी इस सादगी को नहीं भूल पाए और अक्सर कहा करते थे कि नेता हो तो पटेल जी जैसा हो। सरदार पटेल जी का जल्दी निधन हो गया दोस्तों। वो दिसंबर 1950 में इस दुनिया से विदा हो गए और कुछ वर्षों बाद फिर से लोहारू को राजस्थान में शिफ्ट करने का मामला फिर से उठा और इसको लेकर काफ़ी आंदोलन भी हुए। और बंसीलाल जी लोहारू को पंजाब में ही रहने देना चाहते थे, तो उन्होंने फिर दोबारा से इस आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया और भाग लेते हुए उन्होंने इस योजना को फिर से ठप करवा दिया। लेकिन हमेशा वो जो सरदार पटेल जी थे उनकी बातों को याद रखते थे। और बंसीलाल जी ने जो मंडी वाला जो अपना अनुभव था उसमें ये उनको अनुभव उन्होंने किया कि 11 साल में मंडी व्यवस्था और सुधार की संभावनाओं को समझने में उनको बहुत मदद मिली। और बाद में जब उनको इसका अवसर मिला 1968 में, तो हरियाणा की ये जो आज विशाल मंडी व्यवस्था देख रहे हैं आप, इसको बनाने में चोई बंसीलाल का बहुत बड़ा योगदान है। और इससे प्रदेश का व्यापार का तरीका और खाद्यान्न के रख रखाव की जो व्यवस्था है वो हमेशा के लिए उन्होंने बदल दी थी। बंसीलाल जी ने जालंधर जो यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी, वहाँ के लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। बाद में वो चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए थे और 1953 के अंत में गोलागढ़ छोड़ तरक्की वाले शहर जालंधर जाना भी उनके लिए जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव था। गोलागढ़ से उनकी माँ ने लोहे का एक संदूक में उनके कपड़े और उनके पिता मोहर सिंह ने साथ में 200 रुपये और देसी घी देकर उनको जालंधर भेजा था। गांव से पहले बच्चे थे जो गोलागढ़ से जो वकालत करने के लिए जालंधर गए थे, पहले वकील अपने गांव से वो थे। और इस प्रकार से बंसीलाल जी की आंखें खोलने वाला जालंधर था, क्योंकि उन्होंने पहली बार महसूस किया कि अगर पंजाब में देखें तो पंजाब के ज़िले जो हैं वो हरियाणा के ज़िलों से कितना आगे निकल गए हैं। और उनके मन में ये उधेड़-बुन चलती थी कि हम पीछे क्यों हैं। बंसीलाल जी ने अपने लॉ के पेपर पहले प्रयास में पूरे कर लिए और उस दौरान उनमें जो तथ्यों को व्यापक रूप से समझने की एक क्षमता विकसित हुई, वे जब जालंधर में थे तब उनको पता चला कि राज्य पुनर्गठन आयोग लोहारू का विलय राजस्थान के साथ फिर से प्रस्तावित कर दिया गया है। तो वो फिर वापस भिवानी आए और इस प्रस्ताव के खिलाफ विशाल प्रदर्शनों में हिस्सा लिया, बहुत जोशीले भाषण भी दिए और इसके बाद सरकार ने प्रस्ताव वापस ले लिया। और लेकिन वो जिन रेतीले टिब्बों में जल उठान योजना से पानी लेकर आए, भागीरथ कहलाए, अगर वो कोशिशें ना करते, आंदोलन ना करते, तो आज वो राजस्थान का हिस्सा होता। उसके बाद जो राजस्थान में लोहारू के विलय की कोशिश उसके बाद कभी नहीं हुई। तो 3-4 ये कोशिशें हुई थी तब। और बंसीलाल जी ने 1956 में भिवानी में वकालत शुरू की। मैं कोशिश करूंगा कि एक फ़ोटो आप शायद देख पाएँ स्क्रीन पर, वो उनके वकालत के शुरुआती दिनों का है। और धीरे धीरे करके उन्होंने वकीलों में अपनी एक अच्छी पकड़ बनाई और 1957 में जिला बार एसोसिएशन के वो अध्यक्ष चुने गए। 1 साल के भीतर ही वो इतने बड़े पद पर पहुंच गए थे, ये भी कोई कम सम्मान की बात नहीं थी। और उनका भाग्य बड़ा प्रबल था दोस्तों, जिसको आजकल हम किस्मत कहते हैं, भाग्य कहते हैं, कि विधायक बनने के बाद भी उनको मुख्यमंत्री बनने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा। इसी तरीके से राजनीति में आने के बाद उनको राज्यसभा जाने में वक्त नहीं लगा और वो धीरे धीरे करके राजनीति की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने मजदूरों, पद दलितों और उत्पीड़ितों के मुकदमों को प्रमुखता से लिया, फीस की परवाह नहीं की, बेगारी के खिलाफ बहुत रहते थे वो। और उन दिनों उनको एक महत्वपूर्ण मुकदमा मिला था जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के खिलाफ था। एक मजदूर की याचिका थी और उन्होंने बड़े जोरदार पैरवी मजदूर की अदालत में की थी, उनको राहत दिलाई थी। और इसके बाद उनकी एक अलग साख मजदूर तबके में बनी। और इन्हीं दिनों उनकी पसंद और नापसंद के बारे में भी एक छवि बन गई थी कि ये आदमी अपनी राय ना तो कभी छुपाता
और जो बोलता है मुंह पर बोलता है, फिर वो उम्र भर उनकी छवि बनी रही। 1957 में वो तोसाम कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए और 1959-1962 तक हिसार जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी वो रहे। भिवानी जो है इलाका जो दोस्तों, वो हिसार जिले का हिस्सा होता था और बंसीलाल जी को पहला महत्वपूर्ण राजनीतिक अवसर तब मिला जब वे 1958 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बनाए गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात एस.के. मिश्रा जी से हुई, जो बाद में उनके प्रधान सचिव बने। ये भी बॉन्डिंग उस समय की थी और बंसीलाल जी के लिए, जो केवल उस समय 31 वर्ष के थे, एक बहुत बड़ी राजनीतिक उछाल थी। परंतु इससे बड़े उनके अचूक लक्ष्य थे जिन पर उनको पहुंचना था। और ये स्पष्ट करना तो कठिन है दोस्तों, परंतु कुछ कारणों से बंसीलाल पंजाब के सक्रिय परंतु विवादास्पद जो मुख्यमंत्री थे प्रताप सिंह कैरो, उनकी नज़रों में बहुत जल्दी चढ़ गए थे। और उस समय तक बहन चंद्रावती जी भी राजनीति में सक्रिय हो चुकी थी, उन्होंने उनके कैंपेन में भी हिस्सा लिया था और चौधरी देवीलाल तो मुख्य सदस्य बन ही चुके थे। चौधरी बंसीलाल के लिए कैरो उनके मनपसंद व्यक्ति थे और उनकी कार्यप्रणाली को उनको बहुत गहनता से समझा था उन्होंने। कैरो की तरह चौधरी बंसीलाल भी लंबे चौड़े भाषण नहीं देते थे। शब्दांडर और अव्यवहारिक सुझाव और लोगों को खुश करने वाले भाषण देकर जनता से खिलवाड़ करना दोनों ही नेताओं को पसंद नहीं था। कैरो की तरह उन्होंने कभी किसी का मजाक उड़ाते हुए आलोचना नहीं की। यदि किसी बात से वो प्रसन्न भी हुए तो अपनी नाराजगी व्यक्त करने का अवसर कभी नहीं चूकते थे। ये समानताएं दोनों थी। और इन सब के अलावा बंसीलाल जी जिस बात के लिए कैरो के प्रशंसक थे, वो था उनकी सक्रियता, योजनाबद्ध तरीके से काम करना और किसी भी तरह के विरोध को, यहाँ तक कि लोगों की सद्भावना को भी दरकिनार कर दिया करते थे यदि वो ऐसी योजना के मार्ग में अड़चने पैदा कर रहे हों जो राज्य के व्यापक हित की दृष्टि से बनाई गई हों। उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किए और एक तय समय में पूरा करवाने की कैरो साहब भी कोशिश करते थे। और आने वाले दिनों में जब बंसीलाल जी को मौका मिला तो उन्होंने कैरो से ही आदत अपनाई कि कोई भी योजना है उसको तय समय में कैसे पूरा कराया जाए। और बंसीलाल जी ने इसमें कुछ अपनी तरफ से भी जोड़ा जो कैरो से बिल्कुल अलग हटकर था। वो था उच्च स्तर की पारदर्शिता और काम करने का ऐसा तरीका दोस्तों जिसमें ऐसी गुंजाइश ही ना हो कि किसी तरह की साजिश, राजनीतिक हस्तक्षेप या बेईमानी हो। बेईमानी उन्होंने जीवन में कभी की नहीं। और यह सब कहते हुए भी यहाँ इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि बंसीलाल जी कैरो की कार्यपद्धति के तो प्रशंसक थे, परंतु वो कभी कभी कैरो की जो राजनीतिक शैली थी उसके समर्थक नहीं थे, उसकी आलोचना भी कर दिया करते थे। और एक नाम मैं आपको लेता हूं दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा आरसी मेहतानी जी का। पुराने लोग जानते हैं कि इनकी हैसियत क्या होती थी। मेहतानी जी भिवानी के रहने वाले थे। मई 1968 में चौधरी बंसीलाल जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पद संभालते ही अपना जो ओएसडी है वो आरसी मेहतानी जी को बनाया था और बंसीलाल जी उनको साईं के नाम से बुलाते थे अक्सर। उन्होंने चौधरी बंसीलाल के साथ वर्षों तक काम किया था और उनके चौधरी बंसीलाल जी को लेकर काफ़ी अनुभव भी रहे हैं। मेहतानी जी ने बहुत नज़दीक से चौधरी बंसीलाल को जाना समझा है। और मेहतानी जी इससे पहले प्रताप सिंह कैरो के निजी स्टाफ में काम करते थे और उनका कहना था कि बंसीलाल एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने मन की बात कहने में 1 मिनट भी समय नहीं गवाते थे। लेकिन कैरो जो साहब थे, कैरो प्रताप सिंह कैरो जी, वो अलग थे। वो अपने मन की बात को मन में ही रखते थे और अपने पत्तों को छुपा कर रखा करते थे। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदस्यता के दौरान और बैठकों की चर्चा के समय उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों से यह स्पष्टता झलकती थी कि बंसीलाल जी की जो सोच थी, वो मुद्दों के प्रति उनका जो दृष्टिकोण था वो एक समाजवादी का था। और एक अन्य विशेषता जो उन प्रारंभिक दिनों में साफ तौर पे बंसीलाल जी में दिखाई देने लगी थी, वो थी स्थायी और दूसरे जो दर्जे के मुद्दे हैं वो सहन न करने की उनकी प्रवृत्ति। वो एक स्टेटस था उनकी बात का, वैसे मुद्दों में नहीं उलझा करते थे जो उनके स्तर के ना हों और उनमें समस्याओं के महत्व को समझने और फिर सीधे उसकी जड़ तक पहुंचने की विलक्षण शक्ति थी। इस दौरान उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक यू टर्न जिसको कहते हैं दोस्तों, वो आता है। पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्य से 1960 में राज्यसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में वो चुने गए थे। और ये बहुत हैरानी भरा था कि अचानक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य चुने जाने वाले बंसीलाल जी अचानक से राज्यसभा में पहुंच जाते हैं। और इसके पीछे बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलती हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग इसका क्रेडिट भी लेते हैं कि हालांकि वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य तो थे, परंतु राज्यसभा सीट के लिए
कोई गंभीर उम्मीदवार नहीं थे, ये खुद चोई बंसीलाल भी मानते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं था कि जिस दिन उनका नाम घोषित किया गया, स्वीकृत किया जाना था, उस दिन वे कांग्रेस का जो नई दिल्ली स्थित कार्यालय है उसमें गए हुए थे। लेकिन उसके बाद वो भिवानी की रेलगाड़ी पकड़ने के लिए पार्टी कार्यालय से निकलकर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे। तब उनको एक संदेशवाहक भेजकर बुलाया गया, जिसने उनको बताया कि कांग्रेस हाईकमान ने आपको राज्यसभा सीट के लिए आपका नाम स्वीकृत कर लिया है। खुद उनको काफ़ी समय लगा ये समझने के लिए कि वो जो सुन रहे हैं वो सही भी है या नहीं है। और इस पूरे प्रकरण पर जो मेहतानी जी थे, उन्होंने बताया था कि एक समय ऐसा भी था जब प्रताप सिंह जो कैरो थे वो चौधरी देवीलाल के बहुत नज़दीक हो गए थे। और जब कैरो साहब पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुरमुख सिंह मुसाफिर से खपा हुए तो उन्होंने देवीलाल जी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। दोनों का घी शक्कर एक हो गए थे। और यहाँ तक कि कुछ समय के लिए जो पीसीसी अध्यक्ष हैं वो भी चौधरी देवीलाल को उन्होंने नियुक्त करा दिया था। और ये जो कांग्रेस में धड़ेबंदी है ये एक पुरानी समस्या है कांग्रेस की। एक मौके पर तो मेहतानी जी बताते हैं कि राज्यसभा सीट के लिए जो कैरो हैं उन्होंने चौधरी देवीलाल के नाम पर ही दिलचस्पी ली थी, परंतु जैसे ही हरियाणा क्षेत्र के दूसरे नेताओं को इसकी भनक लगी जो जाट समाज से नहीं थे, तो उन्होंने दिल्ली में जाकर इसका विरोध किया और कहा कि राज्यसभा सीट पर इस बार कम से कम किसी जाट को नहीं भेजा जाना चाहिए। और इस गुट का नेतृत्व बलवंत राय तायल जी हिसार वाले कर रहे थे, जिन्होंने पंजाब में कैरो विरोधी लॉबी जी जो गुरमुख सिंह मुसाफिर थे उनका समर्थन उन्होंने हासिल कर रखा था। और जैसे ही कांग्रेस हाईकमान को इस मामले का पता चला तो फिर बात बिगड़ने लगी और कैरो ने तत्काल बंसीलाल का नाम आगे कर दिया। अब बंसीलाल के नाम से अधिकतर कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो जानते ही नहीं थे उनको कि कौन बंसीलाल हैं। और इसलिए और दूसरा नाम देखकर उनको लगा कि कैरो ने किसी बनिए को इस राज्यसभा सीट के लिए चुना है, तो बहुत ज़्यादा विरोध करने की स्थिति में भी वो नहीं थे। और वो तो उभरता हुआ नाम थे, कोई ज़्यादा उनकी पहचान नहीं थी। और बंसीलाल जी फिर इसके बाद राज्यसभा के लिए चुन लिए गए, लेकिन उनका चुना जाना बहुत बड़ी घटना थी और उन्होंने उनके जीवन में बहुत बड़ा उसको महत्व दिया। और जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय UN डेवर जी, वो बहुत राजनीतिक दबाव में चल रहे थे, तो उन्होंने बंसीलाल के नाम को स्वीकृति प्रदान कर दी, ये सोचते हुए कि ये कोई बढ़िया है। और बाद में जब कैरो देवीलाल से खफा हुए तो उन्होंने जो हरियाणा है उसमें देवीलाल की प्रभाव की काट के लिए पंडित श्री राम शर्मा जी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। और कांग्रेस पंजाब से राज्यसभा की चारों सीटें प्राप्त करने में उस समय कामयाब रही थी। बंसीलाल जी और नेकीराम को 29 वोट मिले थे, रघुवीर सिंह को 34 और INA के जो योद्धा थे मोहन सिंह वो 27 वोट मिले थे। चारों कांग्रेसी थे, ये राज्यसभा पहुंचे थे। चौधरी बंसीलाल ने 6 अप्रैल 1960 को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली थी। और उन दिनों जो ऊपरी सदन था दोस्तों, वो आज वाला सदन नहीं है कि वहाँ पर धन बल जनबल काम कर जाए। तब जो राज्यसभा में नेता बैठते थे वो अलग दुनिया के नेता थे, बहुत मजे हुए नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। असलियत में जो राज्यसभा का स्वरूप होना चाहिए वो उस समय होता था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे लोग वहाँ पर मौजूद रहते थे। और उन सब के बीच में नए नए से चौधरी बंसीलाल ने कैसे जगह बनाई और देखते ही देखते पंडित नेहरू की नज़रों में वो कैसे चढ़े, ये बहुत दिलचस्प कहानी है दोस्तों, जिसने आगे चलकर उनको मुख्यमंत्री बनाने में मदद की। और कल इसका जरूर जिक्र करेंगे हम कि वो कैसे मुख्यमंत्री बने, क्योंकि आज जिक्र करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो ये एक चौधरी बंसीलाल का उनका जो अर्ली जीवन था राजनीति में आने का, उस पर हमने बातें की हैं दोस्तों। चौधरी बंसीलाल पर इससे पहले भी मैं बहुत वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये जो सीरीज होगी ये कंप्लीट सीरीज होगी। इसके बाद मेरे पास कम से कम चौधरी बंसीलाल जी को एक्सप्लेन करने या उनके बारे में बताने के लिए जगह नहीं बचेगी। इसलिए मैं इस बार जितना भी उनके बारे में जहाँ से भी जो दस्तावेज हैं, जो चीज़ें मिल रही हैं, सबको पढ़ के आपके सामने लेकर आऊँगा। हरियाणा की महान विभूति थे दोस्तों, हमेशा उनको याद रखा जाएगा। मेरे बाद भी कोई ना कोई राजनीति का कोई दिलचस्पी रखने वाला इंसान आएगा और पत्रकार आएगा, वो मेरे से भी ज़्यादा चीज़ें खोज कर ला सकता है। लेकिन फ़िलहाल इसकी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, आपको पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है और बहुत सारे साथी वीडियो को शेयर करते हैं, उन सबका शुक्रिया है। अच्छा लगे तो आप भी शेयर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। 3 बजे मुलाकात होती रहेगी। शुक्रिया, नमस्कार।